नमस्कार, मैं रचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में कार्नेशन फूलों की खेती है अच्छी आय का जरिया। किस प्रकार से उपयोगी है आपके लिए सोलर पंप सेट? कृषि के क्षेत्र में आज नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जिसे अपनाकर किसान अच्छी आय ले रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, जहां प्रगतिशील किसान राजीव ठाकुर पिछले कई सालों से पॉली हाउस में कार्नेशन फूलों की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता का राज। लगभग 10 से 12 सालों से मैं फूलों की खेती कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे वैसे हर तरह के फूल उगाए जाते हैं, जैसे क्राइसेंथेमम है, कार्नेशन है, केल है जिसको ब्रासिका कहते हैं, और भी कई तरह के हैं। लेकिन मेनली जो हमारा काम है पिछले 10-12 सालों से हम कार्नेशन पे ही काम कर रहे हैं, जो कि पॉली हाउसेज में उगाया जाता है। और ये फूल जो है 12 महीने चलता है। एरिया जो है लगभग 7000 स्क्वायर मीटर में हम काम कर रहे हैं। और ये किस्म में तो कार्नेशन की बहुत ज़्यादा है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये किनू है, वाइट कलर में, एक वंडर वाइट है, एक जॉली करके है, और बहुत सारी किस्मों को कार्नेशन आता है। ये जैसे लिबर्टी है और रेड किंग है। तो कार्नेशन बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं इसमें कार्नेशन में। हमारे पॉली हाउसेज में तकरीबन हर किस्म का कार्नेशन है और 6-7 वैरायटीज़ हैं। सबसे पहले तो जब हम इसकी जब प्लांटिंग हम करते हैं तो हम इसमें तकरीबन 1 मीटर चौड़ा बेड बनता है इसमें। और जैसे आप देख भी रहे होंगे बेड्स इसमें, तो बेड के बाद 6 इंच की दूरी पर प्लांट से प्लांट लगता है और एक बेड पे हम 4 प्लांट लगाते हैं। सिंचाई की जहाँ तक बात है, हम ड्रिप इरिगेशन से इसकी सिंचाई करते हैं ज़्यादातर। कभी कभार ऊपर से भी शावरिंग कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कभी जब जैसे बहुत ही गर्मी पड़ती है तो जो इसके बेड्स हैं वो भी पानी से हम कई बार भर देते हैं। प्लांटिंग के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद हम इसको ऊपर से पिंच करते हैं। पिंच करने का मतलब है कि ऊपर से इसको टॉप से तोड़ देते हैं थोड़ा सा। वो इसलिए करते हैं ताकि अगर पिंच नहीं करेंगे तो प्लांट सीधा ही ऊपर जाएगा, वो एक ही शूट उसमें जाएगा। पिंचिंग इसलिए की जाती है ताकि उसमें कई सारे शूट्स आएँ और फिर कई सारे फूल हमें उसमें मिलें। उसके बाद जब ये फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो फिर डिस बडिंग करते हैं इसमें हम। डिस बडिंग का मतलब है कि ये कट फ्लावर है। ये तो कट फ्लावर का मतलब है कि हमें एक डंडी में एक ही फूल लेना है। तो जैसे बहुत सारी जो अननेसेसरी बड्स इसमें आती हैं उनको हम टाइम टू टाइम, जैसे हर महीने में 1-2 बार वो तोड़नी पड़ती हैं और पूरी डंडी मतलब साफ रखनी पड़ती है। और उसमें एक डंडी में मतलब एक ही फूल हमें लेना होता है, तभी उस फूल की क्वालिटी अच्छी आती है। उसके लगभग 2 महीनों के बाद हम नेटिंग करते हैं इसमें, ये नेट्स, ताकि ये सीधे रहे, डंडी मतलब इसकी सीधी रहे। कार्नेशन की खेती में नेटिंग एक जरूरी प्रक्रिया है। बिना नेटिंग किए इससे अच्छी उपज नहीं ली जा सकती। पहले नेट की ऊंचाई बेड से 6 इंच ऊपर, दूसरा 12 इंच, और उसके बाद जितनी जरूरत हो उतना ऊपर तक करते रहें। और इसमें जैसे खाद्य हम डालते हैं 13-0-45 है, कैल्शियम नाइट्रेट है 19-19 है, 0-52-34 है, और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अभी जैसे अगले 1-1.5 महीने के बाद मार्च आ जाएगा तो उसके बाद हम इसमें स्टार्ट कर देंगे। मतलब फर्टिगेशन का जो शेड्यूल है, जैसे 19-19 हम देते रहते हैं इसमें टाइम टू टाइम, महीने में एक आधी बार। 13-0-45 है, कैल्शियम नाइट्रेट है, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे हम इसमें करते हैं महीने में एक आधी बारी। और इसके बाद इसमें बरसात के टाइम में इसमें हम जैसे फंगल प्रॉब्लम्स भी इसमें आ जाती हैं, फिजियोरियम आ जाता है जड़ों में, तो उसकी रोकथाम के लिए इसमें तरह तरह के जो फंजीसाइड जो बाजार में आते हैं हम वो यूज़ करते हैं। उसके बाद कीड़ों की भी इसमें दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स भी हम प्रयोग करते हैं। हम जैसे सर्दियों की तरफ बढ़ते हैं तो ये कम हो जाते हैं फूल खिलने। तो इससे पहले नवंबर-दिसंबर में थोड़े ज़्यादा निकल रहे थे, उससे पहले गर्मियों में और ज़्यादा निकल रहे थे। अभी सर्दियों, जैसे अब गर्मी आएंगी तो गर्मियों के बाद प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी इसकी। तो लगभग जैसे आजकल हफ्ते में 500 बंचेस के करीब निकल रहे हैं ये। तो मार्च, अप्रैल, मई में लगभग 1000 बंडल निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, तीसरे दिन का कट कर देंगे इसको। हर तीसरे दिन के मतलब कटिंग शुरू हो जाएगी।
ये जो फूल हैं बंचे बनती हैं इनकी, 20 फूल का एक बंच बनता है और वो बंच फिर पेटियों में पैक होते हैं। 50 से 60 बंच जो है एक पेटी में आते हैं और फिर जो है वो हम जो है इनको दिल्ली भेजते हैं, चंडीगढ़ भेजते हैं और ये बाय ट्रक भी जाता है, बस में भी जाता है, जैसे मतलब तो इस तरह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। किसान भाइयों, अभी आपने इन किसान भाइयों की पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करने की तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब जानते हैं इनकी आय व्यय के बारे में। हमारे पास जैसे 7,000 स्क्वायर मीटर के करीब एरिया है, जिसमें से हमारे पास अभी लगभग 1,20,000 के करीब प्लांट लगे हैं। बाकी कुछ एरिया थोड़ा सा खाली पड़ा है, उसमें नेक्स्ट मंथ तक प्लांटिंग हो जाएगी। तो इसमें साल की लगभग 40,000 से 45,000 बंचे हमारी निकल जाती हैं और एवरेज जो है लगभग 100 रुपये बंच की आती है, जिसमें से अगर सारा खर्चा आप निकालें तो लगभग 40 रुपये 40 रुपये तो खर्चा आ ही जाता है इसमें। एक बंच के हमें खर्चा काट के, सारा खर्चा काट के हमारा प्रॉफिट जो है 60 रुपये बंचे। ये जो 40% खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सारा कुछ ही खर्चा इंक्लूड हो जाता है, जैसे प्लांट्स है, दवाई खादे हैं, लेबर का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें मिला के मतलब 40% तो खर्चा है। खर्चा निकालने के बाद 60% जो प्रॉफिट है, 60% तक का प्रॉफिट हम इससे अर्न करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश के बहुत से हिस्सों में बिजली की गंभीर समस्या है। समय पर बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बिजली का बिल भी अधिक आता है। तो आपकी इस समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप सोलर पंप सेट का उपयोग करें। तो किस प्रकार से उपयोगी है आपके लिए सोलर पंप सेट, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो समस्या है आज हमारे प्रदेश में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा समस्या है। 4 घंटे से ज़्यादा हमें बिजली जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए, और साथ ही साथ बिजली की यूनिटों के जो रेट्स हैं वो भी अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि किसान के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो रही है। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। ये जो आप सोलर पैनल दिखाई दे रहा है, अगर सोलर पैनल के साथ हम ट्यूबवेल का कनेक्शन लेते हैं, जिसका कि खर्चा आपके अगर 10 किलोवाट के 10 HP की मोटर वाला अगर पंप भी आपके पास में मोटर लगाते हैं, तो भी आपका मुश्किल से मुश्किल 4-5 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हो जाता है। और यदि बिजली आपके पास में इसके बाद भी बच रही है तो उसको पास के ग्रिड में आप बेच करके उससे भी लाभ कमा सकते हैं। सोलर पैनल का सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप दिन में सूर्य के प्रकाश से, जो कि राजस्थान के लिए तो एक वरदान है कि हमारे यहाँ पूरे 12 महीने में से 8 महीने तक सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र रहता है कि बिजली बनाने की समस्या, कोई विशेष समस्या इस सोलर पैनल को आती नहीं है। इन 8 महीनों के दौरान रात्रि के समय, जैसा कि हम देखते हैं किसान भाई आधी रात के अंदर खेत के अंदर ही सिंचाई करने के लिए भागते रहते हैं। कभी उनको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है, कभी रात को 10 बजे तक वो काम करते रहते हैं। रात का समय होता है, खेत के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटना भी घटित हो सकती है। ये सोलर यूनिट यदि किसान भाई अपने यहाँ खेतों पर लगवाते हैं तो उन्हें न तो कोई रात के समय कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो दिन में अपना सिंचाई का काम आराम से कर सकते हैं। और अगर इसके साथ में बैटरियाँ हैं कि जिससे कि बिजली आपकी स्टोर होती है, तो आप रात को भी अगर चाहें तो उसको काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली दिन में ही काम करेगा। और यदि आप बिना बैटरी के भी मान लीजिए इसको अगर चलाते हैं तो दिन के अंदर आपकी सिंचाई का काम ये कर सकता है। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में।
ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और 10 HP तक के पावर का जो सोलर पैनल है वो किसान भाई अपने खेतों पर आराम से लगा सकते हैं। और अब तो इसकी तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग इसकी सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। किसान को इस सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30% अनुदान देय है। सूर्य के प्रकाश की जो हमारी प्रचुरता हमारे यहाँ पर है उसको हमें हमारे खेत में किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। आप बिजली बनाकर के घरों को रोशन भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ सिंचाई के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये इसके सोलर प्लेट के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और इनको आप काम आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। 22 से 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। 22 से 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुले पर ही करें। सिंचाई स्थगित कर दें। गेहूं की फसल में दीमक के प्रकोप के लक्षण दिखाई देने पर फसल में 4 लीटर क्लोरपाइरिफॉस 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर समान रूप से बिखेर दें तथा हल्की सिंचाई कर दें। सरसों की फसल की निगरानी रखें। सरसों की फसल में चैपा आने की संभावना है। चैपाग्रस्त टहनियों को तोड़कर जमीन में दबा दें। बैगन की फसल में फल और तना बेधक के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क हेल्पलाइन के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला उदयपुर के किसान नरेंद्र सिंह ने। आप बोनसाई पौधे तैयार करने पर जानकारी चाहते हैं तो नरेंद्र सिंह जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। बोनसाई एक काष्ठीय जो भी पौधे हैं उनको हम लघु रूप देते हैं, जो कि एक जापानी तकनीक है। ये काष्ठीय पौधे जैसे कि आम, लीची, बरगद, पीपल, गुलहर ये सब में किया जा सकता है और इसको फिर तैयार करने की जो विधि है वो 3 साल की होती है, जो कि लंबी होती है। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बॉन्ड रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है।
यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने के कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। तो इसमें जो पहला जो प्रोसेस है, इसमें हम एक कप साइज का हम एक पॉट लेते हैं, जिसमें कि हम बोनसाई सॉइल का हम प्रयोग करेंगे। तो बोनसाई सॉइल बनाने के लिए पहले हम 4 पार्ट जो भी ग्रेवल छोटे कंकर होते हैं उसको लेंगे। उसके बाद जो 2 पार्ट है, उसके बाद उसका ईंट का जो टुकड़ा छोटा टुकड़ा उसको क्रश करके लेंगे। 1 पार्ट हम बालू लेंगे, फिर 1 पार्ट हम लेंगे पॉटिंग सॉइल जो भी गार्डन सॉइल है वो लेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम उसमें भरेंगे। कटिंग के लिए जैसे हम बरगद का, हम एग्जाम्पल बरगद का ले रहे हैं, तो बरगद का हम कटिंग लाएंगे तो उसको पहले हम डिफोलिएट कर देंगे, उसके पत्ते को हम हटा देंगे। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। पहले उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे ग्रोथ हार्मोन, रूटिंग हार्मोन से उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर उसको रूटिंग हार्मोन से हम जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको आधा घंटा तक डिप कर देंगे रूट को, कटिंग को। उसके बाद हम उसको वो पॉट में डालेंगे। तो हम देखते हैं कि लगभग 2 मंथ बाद उसमें जड़ आने लगता है। फिर उसके बाद कम से कम 6 मंथ बाद उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे पॉट में। उसके लिए पहले हम उसको सही से उसको धो लेंगे। धोने से यह लाभ होता है कि उसके जड़ें हमको आसानी से दिखती है, क्योंकि हमको इसके जड़ पे काम करना है। मेनली हम इसके जड़, रूट पे, ट्रंक पे और इसका जो ब्रांचेज है उस पे हम काम करते हैं। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे 1 साल के बाद उसमें एरियल रूट निकलता है। एरियल रूट को, क्योंकि उसको भी शेप देने के लिए हम स्ट्रॉ से उसको ढक देंगे। फिर जैसे ही अपना शेप ले लेता है तो उसको फिर हम हटा देते हैं। जो पौधा है उसमें है ना, क्योंकि जैसे आप रियल जो देखते हैं उसमें बड़े बड़े पत्ते आते हैं, लेकिन हम इसमें जो छोटे छोटे पत्ते जो कि देखने में अच्छे लगते हैं तो हम उसको प्रीफर करते हैं। तो उसके लिए हम साल में 2 बार डिफोलिएट कर देंगे उसको। उसके बाद हम इसको क्योंकि हम शेप, अम्ब्रेला शेप देने के लिए, जो भी डिजायर्ड शेप देने के लिए हम इसका बार बार प्रूनिंग करते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें जो भी ग्लू है वो हम जहाँ से भी हम काट छाट करते हैं वहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने से ये होगा कि जो मॉइस्चर है उसका उड़ेगा नहीं और जो उसमें भी घाव है वो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप है ना बोनसाई पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसको करने से ये लाभ है कि जो भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जगह की कमी है, तो वो भी बोनसाई पौधे जो कि बहुत कम जगह लेता है उसको अपने घरों में लगा सकते हैं। फिर अगला लाभ यह है कि इसमें जनरल जैसे आप पेड़ है तो उसमें ज़्यादा देख रेख, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो उसके कंपेरिजन में इसमें बहुत ही कम देख रेख और पानी की आवश्यकता होती है। अगला ये है कि जो भी युवा है उसको इस कला को, इस तकनीक को अपनाकर रोजगार के रूप में ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18
annadatarajasthan@NW18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।